कुंजपुर गांव में विनोद नाम का एक जमींदार अपनी पत्नी कौशल्या के साथ रहा करता था। विनोद बहुत ही ईमानदार और दयालु इंसान था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और गरीबों से उनका आशीर्वाद लेता। विनोद बहुत ही अमीर आदमी था, लेकिन फिर भी वो हमेशा उदास रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। भाग्यवान, आखिर हमें कब संतान होगी? भगवान कब हमारी बात सुनेंगे? देखो जी, अब जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमें भी संतान की प्राप्ति जरूर होगी। आप ऐसे निराश मत होइए। वो तो है कौशल्या, पर कब? शादी को कितने साल हो गए। मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझे पापा पापा कहकर बुलाए। इस घर में बच्चों की किलकारी गूंजे। अब मेरा इतना बड़ा घर किसी काम का नहीं। मैं समझ सकती हूँ जी। देखना, एक दिन हमारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन विनोद किसी काम के सिलसिले से दूसरे गांव से अपने गांव लौट रहा था। तभी उसे रोड के किनारे एक बुढ़िया बैठी नजर आती है। वो बुढ़िया बहुत ही बीमार और भूखी थी। उसे देखकर विनोद अपनी गाड़ी रोकता है और उसके पास आता है और उससे पूछता है, अरे अम्मा, आप ऐसे क्यों बैठी हो? क्या आपका कोई घर नहीं है? अरे बेटा, मैं तो ऐसे ही रोडों पर रहती हूँ। घर क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है। लोगों से भीख मांग मांग कर अपना जैसे तैसे गुजारा करती हूँ। अम्मा की बात सुनकर विनोद को बहुत बुरा लगता है और वो उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी कौशल्या को सारी बात बताता है। आपने बिल्कुल ठीक किया जी, नहीं तो ये बेचारी बूढ़ी माँ कहाँ जाती और भूख से उनका बुरा हाल हो जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी अम्मा को विनोद और कौशल्या के दुख का कारण पता चल जाता है। तभी बूढ़ी अम्मा विनोद की पत्नी कौशल्या को अपने हाथों से बनाकर एक काढ़ा पिलाती है। वो काढ़ा पीने के कुछ ही दिनों बाद कौशल्या अपने पति को खुशखबरी सुनाती है। खुशखबरी सुनकर विनोद बहुत खुश होता है। 9 महीने बाद कौशल्या 2 प्यारी सी जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली और भगवान ने देखो मुझे कितनी सुंदर कन्याएं दी हैं। आपने सही कहा जी। विनोद की दोनों बेटियां दिखने में बहुत सुंदर थी। एक के बाल सुनहरे और एक के बाल चांदी के कलर के थे। इसलिए विनोद ने एक का नाम सुनहरी और एक का नाम चमकीली रखा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुनहरी और चमकीली 10 साल की हो गई थी। एक दिन दोनों अपने पिताजी के पास आकर कहती है, पिताजी देखो, मेरे बाल कितने खूबसूरत हैं, एकदम सोने के जैसे। पिताजी, मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो मुझ पर ये आम कपड़े अच्छे नहीं लगते। मुझे सोने की ड्रेस चाहिए। आप मुझे सोने की ड्रेस लाकर दो ना। जरूर बेटी, तुमने ख्वाहिश की है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूँगा। मैं तुम्हारे लिए सोने की ड्रेस जरूर लेकर आऊँगा। पिताजी, और मेरे लिए क्या लाएंगे? तुम्हें भी ला कर दूंगा चमकीली, पर तुम्हें चांदी का फ्रॉक ला कर दूंगा, क्योंकि तुम पर सोने की ड्रेस तो अच्छी नहीं लगेगी। सोने की ड्रेस तो मेरी सुनहरी बेटी पर ही अच्छी लगेगी। पिताजी की ऐसी बातें सुनकर चमकीली को दुख पहुंचता है। वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। विनोद दोनों से प्यार करता था, परंतु सुनहरी इतनी सुंदर थी कि उसके सामने सब फीके पड़ जाते थे। इसलिए सबका झुकाव सुनहरी के प्रति ज्यादा होता था, जिस वजह से कहीं न कहीं चमकीली को दुख पहुंचता था। सुनहरी जो मांगती उसे वो झट से मिल जाता था। एक दिन मैगी खाते खाते मैगी का रस सुनहरी के ड्रेस पर गिर जाता है। ये वही ड्रेस थी जो उसके पिताजी ने उसको लाकर दी थी, जिस वजह से सुनहरी चिल्लाने लगती है, माँ देखो ना, मेरी इतनी सुंदर सोने की ड्रेस खराब हो गई। वहीं चमकीली बैठकर अपना मोबाइल देख रही थी। चमकीली मोबाइल में कुछ वीडियो देखकर हंसने लगती है। सुनहरी को लगता है कि चमकीली उसे देखकर हंस रही है, इसलिए वो वहाँ से उठकर गुस्से से चली जाती है। तभी कौशल्या चमकीली से कहती है, बेटा ऐसे नहीं हंसते, आखिर तुम्हारी बहन है वो। पर माँ, मैं उस पर नहीं हंसी, मैं तो मोबाइल में कुछ वीडियो देखकर हंस रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वक्त के साथ सुनहरी और चमकीली बड़े हो गए थे। दोनों स्कूल पास करके कॉलेज में आ गए थे। कॉलेज में मनीष नाम का एक लड़का हमेशा सुनहरी को छेड़ा करता था।
इससे तंग आकर एक दिन सुनहरी मनीष को सबके सामने जोरदार थप्पड़ लगा देती है और उसकी बहुत बेइज्जती करती है। सबके सामने अपनी बेइज्जती होता देख मनीष को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है, परंतु उसके मन में सुनहरी से बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है। वो मन ही मन जाते जाते कहता है, सुनहरी, आज जो तुमने मेरे साथ किया है बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों बहनें कॉलेज भी खत्म कर लेती है। अब दोनों की उम्र शादी लायक हो चुकी थी। एक दिन विनोद का बचपन का दोस्त जग्गू लाल का शहर से फोन आता है। अरे विनोद भाई, कैसे हो? कभी याद भी कर लिया करो। अरे जग्गू, तू आज इतने दिनों बाद कैसे फोन कर लिया? अरे भाई, मैं गांव आया हुआ हूँ, इसलिए सोचा मिल लिया जाए। तुम सबको सह परिवार मेरे घर आना है। जरूर जरूर, तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही दोनों बात करके फोन काट देते हैं। विनोद ये बात अपनी पत्नी को बताता है। कौशल्या, आज मुझे जग्गू लाल का फोन आया था। वो गांव आया हुआ है और हम सबको मिलने बुलाया है। अच्छा, तो कब निकलना है हमें? कल सुबह ही निकलते हैं। दूसरे दिन विनोद सबके साथ जग्गू लाल के घर पहुंच जाता है। आओ आओ विनोद, कितने सालों बाद हमारा ऐसे मिलना हुआ है। बैठो। सारे लोग आपस में बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। जग्गू लाल का एक बेटा भी था, दीपक, जो सुनहरी को बहुत अच्छा लगता है। ऐसी ही रात हो जाती है। सब खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन उन लोगों का प्लान मेला घूमने का बनता है, परंतु चमकीली को ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं थी, इसलिए वो जाने से मना कर देती है। तभी जग्गू लाल कहता है, क्या बात है विनोद, तुम्हारी बेटी चमकीली और मेरा बेटा दीपक बिल्कुल सेम है। उसको भी ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं। सभी लोग मेला घूमने निकल जाते हैं। घर में अकेली चमकीली रह जाती है। उसे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अपना पेंटिंग का सामान उठाकर घर के बगल वाले गार्डन में चली जाती है और पेंटिंग करने लगती है। तभी वहाँ दीपक आता है और वो चमकीली से कहता है, आप मेला घूमने नहीं गई? क्या आपको मेला घूमना पसंद नहीं है? ओह नाइस, ये पेंटिंग क्या आपने बनाया है? वाकई बहुत अच्छा है। थैंक्स। और वो क्या है ना कि मुझे भीड़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं मेला घूमने नहीं गई। ऐसे ही दीपक और चमकीली में बहुत बातें होती है। बातें करते करते दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगे। उनकी कई सारी चीजें एक जैसी थी। वो दोनों एक ही दिन में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इतना ही नहीं, उन दोनों के मन के तार भी एक दूसरे से जुड़ गए थे। शाम के समय सभी लोग मेला घूमकर घर लौट आते हैं और दूसरे दिन विनोद अपने दोस्त से विदा लेकर अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर सुनहरी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे दीपक जी बहुत अच्छे लगे। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर विनोद बहुत खुश होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, बहुत अच्छी पसंद है तुम्हारी। मैं कल ही जग्गू से बात करता हूँ। ये सब चमकीली सुन रही थी। उसे बुरा तो लगता है, परंतु फिर भी वो अपनी बहन की खुशी के लिए किसी को अपने मन की बात नहीं बताती। अगले दिन ही विनोद जग्गू के घर जाता है और उससे रिश्ते की बात करता है। ये सुनकर जग्गू भी खुश होता है। ये तो बहुत खुशी की बात है विनोद, आखिर हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। लेकिन मैं एक बार अपने बेटे से बात कर लेता हूँ। ठीक है जग्गू, तुम अपने बेटे से बात करके मुझे बताना। अभी मैं चलता हूँ। विनोद अपने घर वापस आ जाता है। उधर जब जग्गू लाल अपने बेटे से बात करता है तो दीपक को लगता है कि चमकीली के रिश्ते की बात हो रही है। वो तुरंत खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो जाता है। फिर जग्गू विनोद को फोन करता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। सभी लोग बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद ही शादी थी। ये बात मनीष को पता चल जाती है। वो रात के समय अपना भेष बदलकर सुनहरी के कमरे में चला जाता है और चुपके से उसके सारे बाल काट देता है, जिस पर सुनहरी को बहुत ही घमंड हुआ करता था। बाल काटकर मनीष वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। जब सुनहरी उठकर अपने आप को शीशे में देखती है तो वो जोर से चिल्ला उठती है, माँ, पिताजी, इधर आइए।
सुनहरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग भागे भागे उनके कमरे में पहुंचती हैं। सुनहरी के कटे हुए बाल देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सुनहरी अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम्हारे बाल कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता माँ, अब मैं क्या करूँ? 2 दिन बाद मेरी शादी है। सभी बहुत परेशान हो जाती हैं। तभी चमकीली कहती है, तुम चिंता मत करो सुनहरी, तुम मेरे बाल लगा लो। मुझे तो वैसे भी अब शादी नहीं करनी, कुछ ही दिनों बाद मेरे नए बाल आ जाएंगे, तुम रो मत। हाँ बेटी, चमकीली सही कह रही है, फिलहाल के लिए तुम उसी के बाल लगा लो। अपनी बहन का त्याग देखकर सुनहरी खुद पर शर्मिंदा होती है, क्योंकि वो हमेशा से चमकीली को गलत समझती थी। सुनहरी चमकीली के गले लगकर रोने लगती है। ऐसी ही शादी वाला दिन आ जाता है। सुनहरी चमकीली के बाल लगाकर तैयार होकर मंडप में बैठ जाती है और उसकी शादी दीपक से हो जाती है। दीपक को ये बात पता ही नहीं थी कि उसकी शादी सुनहरी से हो रही है। उसे लगता है कि उसकी शादी चमकीली से हो रही है। शादी होने के बाद सुनहरी अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। रात के समय जब दीपक अपने कमरे में जाता है तो वहाँ उसे सुनहरी बैठी दिखाई देती है। ये देखकर दीपक चौंक जाता है और सुनहरी से कहता है, अरे सुनहरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी शादी तो चमकीली से होने वाली थी ना? क्या चमकीली से? हाँ सुनहरी, मैं चमकीली से प्यार करता हूँ और चमकीली भी मुझसे प्यार करती है। क्या? परंतु चमकीली ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हे भगवान, सब मेरी ही गलती है। मेरी खुशी के लिए मेरी बहन ने कितना कुछ किया है। अपने बाल मुझे दे दिए और तो और अपना प्यार भी। नहीं, अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। आप चिंता मत कीजिए दीपक जी, आपको आपका प्यार जरूर मिलेगा। दूसरे ही दिन सुनहरी अपने पिताजी के पास आती है और उन्हें सारी बात बताती है। ये सारी बातें सुनकर विनोद को भी बहुत दुख होता है। भगवान, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मेरी चमकीली बेटी सच में कितनी अच्छी है। मैंने कभी उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अगर दिया होता तो आज सब कुछ ठीक रहता। मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर देना भगवान। पिताजी, मेरी इच्छा है कि आप चमकीली की शादी दीपक से करवा दो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बिल्कुल, मैं अपनी बेटी चमकीली की शादी धूमधाम से करूँगा। सुनहरी जाकर चमकीली से माफी मांगती है और कुछ ही दिनों बाद दीपक और चमकीली की धूमधाम से शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीले आँखों वाली बदसूरत सिंड्रेला परी। बहुत समय पहले की बात है। परी लोग की दुनिया में फ्लोरा नाम की रानी परी रहती थी। रानी परी की एक बेटी थी, सेलिना। सेलिना बहुत ही खूबसूरत थी। अपने लाल बालों और हरी आँखों पर सेलिना को बहुत घमंड था। सेलिना परी बाकी परियों के साथ ज्यादातर वक्त परीलोक के बगीचे में बिताती थी। सभी परियां उसकी सुंदरता की अक्सर तारीफ करती थी। सेलिना परी को अपनी सुंदरता की तारीफ सुनना बेहद पसंद था। गुजरते वक्त के साथ सेलिना परी का घमंड भी बढ़ता चला गया। अब वो सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं किया करती। रानी परी फ्लोरा अपनी बेटी सेलिना के इस बर्ताव से बहुत दुखी रहती और उसे खूब समझाती, लेकिन सेलिना परी सभी बातों को अनसुना कर अपने घमंड में चूर रहती। एक दिन की बात है, रानी परी फ्लोरा बगीचे में टहल रही थी। तभी उनकी नजर बगीचे में लगे आकर्षक नीले फूलों पर गई। उन नीले फूलों को देखकर रानी परी बोली, ओह, कितने सुंदर फूल हैं। काश मेरी एक बेटी होती जिसकी नीली आंखें हो और वो दिल की बहुत ही सुंदर हो। हे परियों की राजमाता, मेरी विनती सुन लो। रानी परी फ्लोरा के इतना बोलते ही एक चमत्कार हुआ और तेज रोशनी के साथ उनकी गोद में एक नीली आंखों वाली नन्ही सी परी प्रकट हो गई, जिसे देख रानी परी बोली, ओह, परियों की राजमाता ने मेरी पुकार सुन ली। मेरी बच्ची कितनी सुंदर है, नीली आंखें और सुनहरे बाल। तुम कितनी प्यारी हो। मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ सिंड्रेला। तुम बिल्कुल उन नीले फूलों की तरह सुंदर और कोमल हो। सिंड्रेला परी का दिल बहुत अच्छा था और वो बहुत प्यारी थी। वो अपनी बहन सेलिना परी से बिल्कुल अलग थी। सिंड्रेला परी अपनी रानी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। उसे अपनी बड़ी बहन से भी बहुत प्यार था, पर सेलिना परी के मन में सिंड्रेला के लिए जरा सा भी प्यार नहीं था।
वो सिंड्रेला परी की खूबसूरती से बहुत ही जलती थी। सेलिना परी हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि सिंड्रेला परी कभी भी महल से बाहर ना जाए, ताकि कोई भी सिंड्रेला परी की खूबसूरती ना देख पाए। इसलिए वो सिंड्रेला परी को बाहर जाने से रोका करती और उससे हमेशा झूठ बोलती। तुम कभी महल से बाहर कदम मत रखना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, अगर तुम बाहर जाओगी तो लोग तुम पर काला जादू कर देंगे। सिंड्रेला परी अपनी बहन की हर बात मानती थी। वो वही करती जो वो कहती थी। रानी परी फ्लोरा भी यही चाहती थी कि सिंड्रेला परी महल से बाहर ना जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सिंड्रेला परी भी सेलिना परी की तरह घमंडी ना बन जाए। एक दिन की बात है, सिंड्रेला परी राजमहल के बगीचे में खेल रही थी। तभी उसने एक प्यारी सी तितली को बगीचे में उड़ते हुए देखा। वाओ, कितनी प्यारी तितली है, मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत तितली कभी नहीं देखी। ये कहते हुए सिंड्रेला उस तितली का पीछा करने लगी। वो आकर्षक तितली की खूबसूरती में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब परी महल से बाहर दूर निकल गई। लेकिन कुछ ही पल में वो तितली गायब हो गई। अरे, वो तितली कहाँ गई? अभी तो यही थी। सिंड्रेला परी यहाँ वहाँ हैरानी से उस तितली को ढूंढ ही रही थी कि तभी परीलोक की परियों ने सिंड्रेला परी को चारों ओर से घेर लिया और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। ये देख सिंड्रेला परी घबरा गई। मुझे महल वापस लौट जाना चाहिए, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहते हुए सिंड्रेला परी महल की ओर जाने लगी, लेकिन सिंड्रेला परी महल जाने का रास्ता भूल गई और गलत दिशा की ओर जा पहुंची। वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो एक सुनसान जंगल में पहुंच गई। वो जल्दबाजी में अपने कदम बढ़ा रही थी कि तभी अचानक वो एक गहरे सुरंग में जा गिरी। आह! कोई बचाओ मुझे! लेकिन उस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो इतना गहरा सुरंग था कि वो नीचे और नीचे जाती रही। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो ऐसी जगह थी जहाँ अजीब किस्म के पेड़ पौधे और फूल दिखाई दे रहे थे। मैं कहाँ आ गई हूँ? ये जगह बहुत ही अजीब है। सिंड्रेला परी उस अजीब जगह में इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक खूबसूरत हवेली दिखाई दी, जहाँ सुमोना नाम की एक बुरी जादूगरनी रहती थी। सिंड्रेला परी घबराते हुए हवेली के अंदर दाखिल होने ही वाली थी कि तभी सुमोना जादूगरनी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। मेरा नाम सिंड्रेला परी है। मैं दरअसल एक गहरी सुरंग में गिर गई थी और यहाँ पहुँच गई। मैं वापस अपने महल जाना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मदद? मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूँ? मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। मुझे घर का सारा काम करना आता है। मैं आपका सारा काम करूँगी, बस आप मुझे वापस महल जाने का रास्ता बता दीजिए। सिंड्रेला परी की बात सुन जादूगरनी सुमोना मन ही मन में सोचने लगी कि उसे मुफ्त में एक नौकरानी मिल जाएगी। फिर वो बोली, ठीक है, तुम कुछ दिन मेरे यहाँ काम करो। अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें वापस परी महल भेजने में तुम्हारी मदद करूँगी। अच्छा ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है। पर मेरी एक और शर्त भी है। वो ये है कि तुम्हें यहाँ एक बदसूरत लड़की बनकर रहना होगा, क्योंकि कोई भी खूबसूरत चीज मैं अपने बेटे के नजदीक नहीं आने दूंगी, क्योंकि उसे उससे प्यार हो जाएगा और वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन रात को मेरे बेटे के सो जाने के बाद तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगी। ये सुन सिंड्रेला परी थोड़ा हिचकिचाई और जादूगरनी की बात मान गई। फिर जादूगरनी ने उस पर काला जादू किया और वो देखते ही देखते नीली आंखों वाली बदसूरत लड़की में बदल गई। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ और जाकर मेरे बेटे का कमरा साफ करो। सिंड्रेला ने हाँ में सिर हिलाया और जैसे ही वो महल के अंदर गई तब उसने खाने की टेबल पर एक सुंदर नौजवान को खाना खाते हुए देखा। सिंड्रेला वहाँ रुकी और उसे देखने लगी। तभी वहाँ अचानक से जादूगरनी सुमोना प्रकट हुई और सिंड्रेला से बोली, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने मेरे बेटे की कमरे की सफाई करने के लिए कहा था।
पर आप यहाँ अचानक कैसे? आप तो हवेली के बाहर थी ना? लगता है तुम भूल गई, मैं जादूगरनी हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। और ये मेरा बेटा विराट है। अब जाओ यहाँ से और जाकर जो काम कहा है वो करो। जी जादूगरनी, जा रही हूँ। जब सिंड्रेला कमरे में जा रही थी तब उसने उन दोनों की बातें सुन ली। माँ, क्या मैं कल बाहर घूमने जा सकता हूँ? मैं सच में बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे डर है अगर तुम बाहर गए तो तुम मुझे छोड़ दोगे। अगले कुछ दिन सिंड्रेला ने जादूगरनी सुमोना के घर में एक नौकरानी की तरह काम किया। धीरे धीरे वो विराट की ओर आकर्षित हो गई और मन ही मन उसे पसंद करने लगी। वो सारा दिन भर जादूगरनी के बेटे विराट के बारे में सोचती रहती। जादूगरनी का बेटा कितना सुंदर है, काश मैं उसे अपने हाथों से एक खूबसूरत फूलों की माला दे पाती। ऐसा सोचकर सिंड्रेला ने एक दिन बगीचे में जाकर रंग बिरंगे फूलों की एक माला बनाई और रात होने का इंतजार करने लगी। रात को जादूगरनी सुमोना के सो जाने के बाद सिंड्रेला अपने असली रूप में आकर फूलों की माला लिए चुपचाप विराट के कमरे में दाखिल हुई। फिर फूलों की माला विराट के तकिए के पास रख उसे निहारने लगी और फिर चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन सुबह जब विराट सोकर उठा तो उसे लगा जैसे उसने कोई सपना देखा। बड़ी अजीब बात है, आज मैंने सपने में एक नीली आंखों वाली परी को देखा। उसने मुझे फूलों की माला दी थी। ये कहते हुए विराट की नजर तकिए के पास रखी फूलों की माला पर गई। उन फूलों की माला को देख विराट ने कहा, ओह, इसका मतलब वो सपना नहीं था, वो सचमुच की परी थी। मैं अभी जाकर नीली आंखों वाली परी को ढूंढूंगा जिसने मुझे ये सुंदर माला दी है। इतना बोलकर विराट अपनी जादूगरनी माँ को बिना बताए चुपचाप घोड़े पर सवार हुआ और नीली आंखों वाली परी को ढूंढने के लिए पहली बार हवेली के बाहर कदम रखा। काफी दूर चलने के बाद वो मन ही मन बोला, मुझे पता है वो परी मेरी हवेली के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे उसे ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना होगा। विराट अपने सपनों की राजकुमारी नीली आंखों वाली परी को ढूंढने काफी दूर निकल गया। दूसरी ओर सिंड्रेला ने विराट को हवेली से निकलते देख लिया था। वो भी विराट का पीछा करते करते जंगल से दूर नदी किनारे जा पहुंची। इत्तेफाक से सेलिना परी नदी किनारे अकेले ही पानी में अपनी छवि निहार रही थी। अपनी बहन सेलिना को देख सिंड्रेला फौरन उसके पास गई और बोली, मेरी प्यारी बहन, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। मैं सिंड्रेला हूँ। क्या कहा? तुम सिंड्रेला हो? पर तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये सब जादूगरनी के काले जादू की वजह से हुआ है। प्लीज इस काले जादू को तोड़ दो। सेलिना अपनी बहन सिंड्रेला को एक बदसूरत लड़की में देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत परी बनकर रहना चाहती थी। वो बोली, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जाओ यहाँ से। मेरी प्यारी बहन, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे रानी माँ के पास ले चलो। सेलिना ने गुस्से से सिंड्रेला को जोर का धक्का दिया और वो दूर जा गिरी। तभी अचानक विराट वहाँ आ पहुँचा और सिंड्रेला का हाथ थामते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? विराट के छूते ही सिंड्रेला परी काले जादू से आजाद हो गई और वो अपने असली रूप में वापस आ गई। अपने सपनों की नीली आंखों वाली परी को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, तुम तो हवेली में काम करने वाली नौकरानी थी ना? तुम परी में कैसे बदल गई? मैं वाकई में एक परी ही हूँ। दरअसल तुम्हारी जादूगरनी माँ ने अपने काले जादू से मुझे एक बदसूरत लड़की में बदल दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी खूबसूरत चीज तुम्हारे करीब आए। ये कहते हुए सिंड्रेला ने विराट को सारी बात बताई। ये सब सुन विराट हैरान रह गया और दुखी होते हुए बोला, मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। माना कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम तभी खुश रह सकोगे जब तुम उन्हें माफ कर दोगे। सिंड्रेला को पहले जैसा खूबसूरत देख नदी किनारे खड़ी सेलिना गुस्से से तिलमिला गई। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो नदी में जा गिरी और डूबने लगी। अपनी बहन को मुसीबत में देख सिंड्रेला नदी में कूद गई और सेलिना को डूबने से बचा लिया।
सेलिना परी को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ और उसने रोते हुए सिंड्रेला से माफी मांगी। तब सिंड्रेला बोली, मुझे पता है मेरी प्यारी बहन सेलिना, तुम्हारे दिल के कोने में मेरे लिए बहुत प्यार छुपा है। मैं जानती हूँ मेरी बहन दुनिया की सबसे प्यारी बहन है। ओह मेरी प्यारी बहन, मैं अपनी खूबसूरती के घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि तुमसे हमेशा जलती रही। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। ये कहते हुए सेलिना ने सिंड्रेला को गले से लगा लिया। इस तरह दोनों बहनें एक हो गई और वहीं विराट ने भी हवेली लौटकर अपनी माँ से बात की। जादूगरनी सुमोना को भी अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने भी अपने बेटे से माफी मांगी। कोई बात नहीं माँ, मेरे दिल में हमेशा आपके लिए प्यार रहेगा। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। फिर विराट और सिंड्रेला परी ने एक दूसरे को अपने दिल का हाल बताया और बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। दूसरी तरफ सेलिना परी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वो अब सबसे प्यार से बातें करने लगी थी और वहीं रानी परी फ्लोरा को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तो देखा दोस्तों आपने, हमें कभी भी खूबसूरती पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर दिल अच्छा होगा तो आप सबको खूबसूरत लगोगे।